चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो मेथड्स देखे थे, फीफो, लीफो, एवरेज एंड वेटेड एवरेज। आज हम लोग जो मेथड देखने जा रहे हैं दैट इज योर बेस स्टॉक मेथड। होता क्या है कि स्टॉक वैल्यूएशन के लिए इस मेथड में हम लोग एक मिनिमम स्टॉक मेंटेन करते हैं, और एक बार अगर ये स्टॉक मेंटेन हो गया तो ना तो इसकी क्वांटिटी में आप चेंज करेंगे और ना इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस करेंगे। दिस इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। बाद के स्टॉक प्लस हो, नई वैल्यू के साथ खरीदे जाएं, इशू किए जाएं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। जो मिनिमम स्टॉक है, जो मिनिमम बेस है, वो आपको उसी वैल्यू पर, उसी क्वांटिटी में मेंटेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सीएमए की स्टडी मैट का। देखा जाए, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है 1 अप्रैल 2015 को जो हमारे पास स्टॉक है वो है 400 यूनिट्स का 50 रुपीज़ के हिसाब से। अच्छा, द फॉलोइंग रिसीट एंड इशू वेयर रिकॉर्डेड। ओके, you are required to prepare the store ledger account showing how the value of issue would be calculated under base stock method both through FIFO and LIFO method। अच्छा, जो हमें बेस स्टॉक मेथड यूज करना है ना, FIFO मेथड से भी करना है और LIFO मेथड से भी करना है। अब तक हम लोग प्लेन FIFO LIFO देख रहे थे, और जो बेस स्टॉक मेंटेन करना है ना, बेस 100 यूनिट्स, कितनी, ये हमें मेंटेन करनी है। यानी एक बार अगर 100 यूनिट मेंटेन हो गई तो ये कितने रुपए के हिसाब से, अब हमेशा थ्रू आउट द मंथ इट विल बी फिक्स्ड एट ₹50। 2 अप्रैल को हमने परचेस किया है 100 यूनिट्स 55 के हिसाब से। 6 अप्रैल को इशू किया है 400 यूनिट्स। 10 अप्रैल को 600 यूनिट्स परचेज किया है 55 के हिसाब से। 10 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल को इशू किया है 400 यूनिट्स। 20 अप्रैल को 500 यूनिट्स। 65 के रेट से। 25 अप्रैल को 600 यूनिट। 10 मई को परचेस किया है 870 के रेट से। 12 मई को 500 यूनिट्स। 13 को 200 यूनिट्स। 15 मई को, अच्छा बहुत ज़्यादा डेटा दे दिया, परचेज है 500 यूनिट्स। 75 पर यूनिट। 12 जून को इशू है 400 यूनिट, और 15 जून परचेज है 300 यूनिट्स एज एट द रेट ऑफ 80।
नाउ दिस इज द क्वेश्चन. देखा जाए. डेट, particulars, opening balance, purchases या receipts, इशू. हम क्लोजिंग ना लिख करके ओपनिंग लिख देते हैं, अलग अलग तरीकों से बनाते हैं. कोई दिक्कत है क्या? 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 400 यूनिट्स. अमाउंट भी लिखें क्या? रहने दें. चलो, कोई दिक्कत? 2 अप्रैल की बात करते हैं. परचेज किया है 100 यूनिट्स 55. तो यही क्लोजिंग और यही ओपनिंग होगा. टोटल इतना हो गया. हम लोग स्टॉक स्टेटमेंट या स्टोर लेजर बना रहे हैं. फीफो मेथड, लेकिन बेस स्टॉक से. बोलो ना. 6 अप्रैल की बात करते हैं. हमारे पास 2 सामान तो थे ही. कौन कौन से? 450 वाला था ही था और 155 वाला था. थोड़ी सी मेहनत क्यों छोड़ी जाए. बताओ, अगर अब हम इशू कर रहे हैं 400 यूनिट्स. कितने यूनिट्स? पक्का? मेरे पास था कितना पहले, फिर कितना आया? 500. 500 में हम इशू कर रहे हैं 400. हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था, ढंग से देखना, 400 ये और 100 ये. हमें अच्छी तरह मालूम है शुरू के 100 को टच नहीं कर सकते. शुरू के 100 को हम टच नहीं कर सकते. शुरू का 100 कौन सा? तो हम 300 कहां से निकालेंगे? हाँ या ना? और 100 कहां से निकालेंगे? तो बचा कौन सा रह गया? ऊपर वाला. जो बेस स्टॉक है उसको तो टच नहीं कर सकते. वैसे भी यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो. नहीं ना? आगे चलते. अब तो कोई स्टॉक भी नहीं बचा. 10 अप्रैल की बात करते हैं. हमारे पास यही 100 स्टॉक बेस स्टॉक वाला बचा हुआ है केवल. और उस दिन हमने फिर परचेज किया है 655 कैरेट से. बोलो ना. तो हमारे पास अब 2 स्टॉक हो गए. एक तो शुरू वाला बेस स्टॉक और 655 वाला. पक्का? 13 अप्रैल की बात करते हैं. इश्यू किया है 400.
तो हमारे पास तो 2 थे ही थे, कौन सा वाला मेंटेन करना है? इशू किया अगर 400 तो 100 तो ये मेंटेन करना ही करना है। 400 हम यहाँ से निकालेंगे, शुरू वाला वो 50 हमेशा फिक्स रहेगा, 100 यूनिट्स 50 के रेट वाला। तो अब बचा कितना? 255 के रेट से। चले आगे। 13 के बाद 20 अप्रैल पे आ गए, परचेस किया है फिर 565 के हिसाब से। तो बताओ ओपनिंग तो हमारा यही था, तो अब 3 स्टॉक हो गए हमारे पास। पहला स्टॉक हो गया 100 के रेट से 50, 100 यूनिट्स 50 के रेट से, 200 यूनिट्स 55 के रेट से, एंड न्यूली परचेज 500 यूनिट 65 के रेट से। बोलो ना। ट्वेंटी 25 अप्रैल की बात करते हैं। इशू किया है कितना? 600 यूनिट्स। ओपनिंग तो यही आएगा, सिक्स 600 में 100 तो ये मेंटेन रखना है, 200 ये निकल जाएगा, 400 ये निकलेगा, तो 100 इसका और 100 इसका बचेगा। अगर 800 में से 600 निकल जाए तो 200 बचा, 100 बेस वाला और 100 लास्ट वाला। हाँ या ना? टेंथ मई की बात करते हैं। अब हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। 10 मई 2015 को फिर परचेज किया है कितना? 870 रुपीज़ के रेट से। तो हमारे पास ओपनिंग तो ये थे ही थे 2, एक और ऐड हो गया, $870 के रेट से। बोलो। अच्छा, 12 मई को इशू किया है 500, इसके बाद हम छोड़ देंगे करना घर पे। इशू करेंगे 500, तो हमारे पास 150 वाला, 165 वाला और 170 वाला। इशू कितना किया है? 500। तो 100 तो ये मेंटेन रहेगा, 100 इसमें से जाएगा, 400 इसमें से, तो 400 बचा 70 के रेट से। अच्छा, 13 मई फिर इशू किया है कितना? 200। तो 100 इसमें से बचा रहेगा, 200 जो जाएगा नीचे में से ही जाएगा। पक्का? फिफ्टींथ मई को परचेस किया है कितना? 575 के रेट से। तो अब हमारे पास 3 स्टॉक हो गए, 100 पहले से बचा हुआ था, 200 भी पहले का ही है, एंड 575 के रेट से। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। अब करते चले जाओ तुम लोग। समझ में आई बात? नोट करो।
हटा दें? चलो जरा लीफो में देखें क्या एडजस्टमेंट होता। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अगर हम लीफो की बात करें, मेरे पास 2 स्टॉक थे, 400 इशू हो गए, तो 100 तो ये मेंटेन करने पड़ेंगे, बाकी आप ये दोनों इशू कर दो। बात वही पड़ी। 100 वो मेंटेन वाला है, 600 नया आया, कोई नया फर्क नहीं हुआ। 100 एंड 600, 400 इशू हो गया, तो 100 तो ये मेंटेन करना पड़ेगा। यहां से 200 400 निकालना पड़ेगा नीचे से। लीफो मेथड है तो बचा वही, कोई फर्क नहीं आया फिलहाल। फिर 500 हमने परचेस किया, तो हमारे पास 2 स्टॉक हो गए, 3, 100, 200, 500, 600 रिलीज हुआ है। अब जरा देखना, 100 तो ये मेंटेन करना पड़ेगा, 100 एज एट द रेट ऑफ 50 ये मेंटेन कर लिया। 500 और निकालना है, कौन सा निकाल दूं? 600 और निकालना है, 500 इसमें से, 100 इसमें से, तो 100 55 वाला बचा, ना कि 65 वाला। अब बात समझ में आई? ये लीफो है। 800 और आ गया, बोलो। 500 इशू किया तो 100 ये मेंटेन करना है। 500 कहां से इशू हुआ होगा? 800 में से, तो 100 ये, 300 ये बचा होगा। पक्का ना? बस इसी तरह से आप लोगों को करना है। हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी, ना फीफो में, ना लीफो में, ना वेटेड एवरेज में, ना एवरेज प्राइस में, और ना ही बेस स्टॉक फीफो और लीफो। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 7 हटा दें इसको। क्वेश्चन कहता है कि फीफो मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओपनिंग बैलेंस है 1 मार्च को 500 200 के रेट से, 500 टन 200 रुपीज पर टन के हिसाब से। इशू है 70 टन। इशू है 100 टन। इशू है 80 टन। रिसिव्ड है 200 190 के रेट से। $14 है। इधर देखना, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, देखो इधर। रिटर्न्ड 15 टन्स। ओके, पहली बार देख रहे हो ना? रिटर्न्ड कितना हो गया? अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट ये। रिटर्न 15 टन के बाद इशू है 180 टन। ट्वेंटियथ को रिसीव्ड है 240। $195 के रेट से। 24th को इशू है 300 टन। 25th को रिसीव्ड है 320 200 के हिसाब से। $115 टन। फिर से आया रिटर्न। हम लोग को जो एडजस्टमेंट सीखने, इसी रिटर्न के बारे में सीखने। 35 टन।
एंड लास्ट 20th को रिसीव्ड है 100 टन्स 200 के हिसाब से। नोट कर लें क्वेश्चन तो आगे बढ़े। स्टोर लेजर, फीफो मेथड, डेट, पर्टिकुलर, ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस या रिसीट, इशू, क्लोजिंग बैलेंस। देखो इधर नोट बाद में करना। ओपनिंग बैलेंस दिया है 500 टन 200 के हिसाब से। थर्ड ऑफ मार्च 2016 को इशू किया है। शुरू में तो हमारे पास इतना ही था, 70 टन रिलीज़ किया है, तो बचा होगा 430 अच्छा 4th ऑफ मार्च 2016 को फिर इशू किया है 100 टन्स, तो कितना बचा? फिर से कहता है 5th ऑफ मार्च को इशू किया है 80 टन, हाँ 250 पक्का। अच्छा 13th ऑफ मार्च रिसीट या परचेजेस है 200 190 के रेट से। ओपनिंग लिख लोगे तो 250 पुराना वाला बचा हुआ है एंड 200 190, चलो लिख ही दे रहे हैं, कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए, पक्का। 14th मार्च रिटर्न्ड है, क्या है? पहले से ही हमारे पास मौजूद था, रिटर्न कितना आया है, किस रेट से आया होगा? दिमाग इसलिए नहीं लगाना क्योंकि 200 का ही था और 200 ही गया था, तो वही आया भी होगा, क्योंकि जो परचेज अभी हुआ है वो तो सारा का सारा पड़ा हुआ है, तो अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ या ना? एज एट द रेट ऑफ 200, तो 250 200 200 190 एंड 15 200। बोलो। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर ये 15 इसमें जोड़ दें तो कोई बुराई है क्या? बहुत बड़ी बुराई हो जाएगी, फीफो लिफो मेथड में बहुत ज़्यादा बुराई हो जाएगी। मेरी बात समझना कि सर इसको 265 नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। चलें? चलो 16th मार्च को इशू किया है 180 टन, तो 70 बचा, 200 बचा एंड 15 बचा।
20 मार्च को रिसीट है, तो हमारे पास 4 स्टॉक हो गए, 70, 200, 15 एंड 240। पक्का बोलो। इशू है 300 टन। थ्री हंड्रेड कहाँ से जाएगा? 70, 270, 15 और 15 इसमें से, यानी 225 ही बचा, बस ना। पच्चीस को रिसीट है, 320 200 के हिसाब से, तो 2 स्टॉक हो गए हमारे पास। एक तो 225 एंड 320। पक्का? छब्बीस को इश्यू है, कितना? 115, तो 110 इससे बचा और 320 यहाँ से बचा। सत्ताईस रिटर्न है बस। अब जरा ये बताओ किस रेट से? यही जानना है। जो लेटेस्ट जाता है वही लेटेस्ट आता है, जो अभी अभी गया था वही वापस आएगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो। जो अभी अभी गया वो वापस आएगा, जो अभी अभी गया होगा 115, 195 वाला, बोलो। अब कितना हुआ? 195, 320। ये नहीं कि 195 में इस 110 में 35 को जोड़ दो, अलग से लिखना पड़ेगा नीचे। समझ में आई बात? दिस इज द वे, नोट करो। लास्ट वाला खुद बना लेना, एक कॉलम नोट करो।
हमें नहीं लगता कि अब तक कोई दिक्कत आई होगी। क्या? हाँ क्या? अच्छा, नहीं आई। लास्ट मेथड एक और देख लिया जाए, जिसको कहते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। कौन सा मेथड? जरा उसके हिसाब से भी हम लोग एक लेजर, स्टोर लेजर बना करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिप्लेसमेंट मेथड। फर्स्ट मार्च 2016 को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 404 कैरेट से। 10th ऑफ मार्च को रिसीव्ड 100 यूनिट 4 रुपीज़ 10 पैसे के हिसाब से। 15th मार्च को इशू है 300 यूनिट्स 17th मार्च को रिसीट है 200 430 के हिसाब से। 20th मार्च को इशू है 250 और 25th ऑफ मार्च को रिसीव्ड है 404.5 के हिसाब से। 26th ऑफ मार्च को इशू 200 यूनिट्स। 27th ऑफ मार्च को रिसीव्ड 100 यूनिट्स 4.6 एंड लास्ट 30th मार्च को इशू 300 यूनिट्स। सुन लें खास बात इस क्वेश्चन की, रिप्लेसमेंट प्राइस ऑन 15th मार्च को 4 रुपये 20 पैसे। 20th मार्च को 4.4। 26 मार्च को 4.6 एंड 30th मार्च को 4.8। दिस इज द क्वेश्चन। हमको इस क्वेश्चन को रिप्लेसमेंट मेथड से सॉल्व करना है। देखें इधर, स्टोर लेजर किस मेथड से? डेट, ओपनिंग बैलेंस, रिसीट्स या परचेजेस, इशू, एंड क्लोजिंग बैलेंस। देखा जाए, फर्स्ट मार्च को 400 यूनिट है,
₹4 के हिसाब से कितना हो गया, कितना हो गया पक्का? सर अभी तक आप रुपए नहीं लिखते थे, चलो एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। खत्म। 10 मार्च की बात करें, पहले से ऑलरेडी हमारे पास ये था 100 और आ गया, कितना हो गया? हम ये कह सकते हैं क्या कि मेरे पास 500 यूनिट्स हो गए 2010 के, तो पर यूनिट रेट जरा देखो तो शायद ये आएगा, देख लो पक्का ना? अच्छा 15 मार्च की बात करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी था 504.02 के हिसाब से, जरा ढंग से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चलने जा रही है। इशू है 300 यूनिट्स। जब हम स्टॉक को अपने यहां से निकालते हैं, अब तक किसी भी मेथड में हम लोगों ने रेट का यूज नहीं किया था इशू के समय। जरा ध्यान से पीछे जाकर देखो, इशू में केवल और केवल यूनिट्स दिखाई थी, रेट वॉज इररेलिवेंट। लेकिन कहा गया अब अगर आप सामान निकालोगे ना, तो जितना सामान आपने खरीदा था उसी में से सामान निकालोगे, तो जितना सामान आप निकालोगे उसको अगर मार्केट से आज के आज अगर खरीदना पड़ता तो कितने के रेट से मिलता। यानी आज अगर 15 मार्च को जो 300 यूनिट हमने निकाला है ना, तो 15 मार्च को अगर यही सामान अगर मुझे मार्केट से खरीदना होता तो शायद मैं ₹4.20, सुन लो, ₹4.20 के हिसाब से खरीदना पड़ता। यानी कि जो सामान अब इसमें आ रहा है, पेन बनाने में जुड़ रहा है, स्टोर लीजर से निकल रहा है सामान, इस पेन में ऐड हो रहा है, उसको किस वैल्यू पर ऐड करें? उसको क्या उस वैल्यू पर जिस वैल्यू पर खरीदा था, या ज़्यादा बेटर है कि उसको आज की वैल्यू पर ऐड किया जाए? बेटर तो ये है कि उसको आज की वैल्यू पर ऐड करो तो हमें सही कॉस्ट मिलेगी। इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो 300 को हम लोग ₹4.20 के हिसाब से निकाल लेंगे। बताओ कितना बचा? 1260। 1260 यानी हम रिकवर कर चुके। सुन लो, टोटल कॉस्ट थी मेरे सामान की 2010, जिसमें से 1260 आप रिकवर कर चुके, बचा 750। हाँ या ना? कितने यूनिट्स बचे? 200। एक यूनिट का रेट कितना बचा? 3.75। यही आया ना? हो गया। अरे बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। जरा ढंग से देखो, फिर से एक बार देखते हैं आगे। 15 मार्च के बाद 17 मार्च की बात करते हैं। रिसीट है, यानी हमारे पास ओपनिंग तो ऑलरेडी है, रिसीट है 200,430 के हिसाब से। अच्छा, टोटल बता सकते हो कितना हो गया सामान हमारे पास? 1610। कितने यूनिट्स थे? 400 हो गए, तो 4.025 यार है। 20 मार्च की बात करते हैं, इशू किया है तो हमारे पास तो ऑलरेडी 400 है, $250 क्या करें? इशू कर देते हैं। जब इशू करेंगे तो आज की डेट में हम कितने पे सामान खरीद सकते थे? 1100, 1100। तो 1100 तो हम वसूल लिए, तो बचा कितना? 510 हमको और वसूलना है। 400 में से 250 यूनिट्स निकल गए, तो बचे कितने? तो बताओ रेट क्या लगेगा? 3 ये समझ में आया? यानी अब हमें इतना और वसूलना है अपने स्टॉक से। अच्छा, 20 मार्च के बाद 25 मार्च की बात करते हैं। रिसीट हुआ है तो हमारे पास ऑलरेडी 150 है, 3.40, 510, 400, 4.5, 1800, तो 2310 हो जाएगा टोटल सामान। कितना यूनिट्स है? 550।
जरा बताओ क्या रेट आया? 2 एग्जैक्ट। अच्छा, 26 मार्च को फिर से इशू किया है, तो हमारे पास तो 550 था, कितना इशू है? 200। अच्छा, इस दिन जब इशू किया है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी थी? 4.920। तो बताओ 2310 में अगर 920 निकल जाए तो 1390। हाँ, अच्छा, 550 में से 200 हट जाए, 350 रेट। 26 मार्च के बाद 27 मार्च, रिसीट है 100, 4.60 कितने के हिसाब से? 460। बचा कितना? 1850। टोटल कितना हो गया? 350 प्लस 100 450। हाँ, 11 लास्ट है क्या? 30 मार्च को हमारे पास 450 4.11 ये था, इशू है हमारे पास 300। तो बताओ रिप्लेसमेंट उस दिन का कितना है? 1440। बताओ बचा कितना? 410। 450 में 300 गया तो बचा कितना? बताओ कितना आया? 7। दिस इज योर आंसर। टफ था क्या? और सबसे रियलिस्टिक मेथड है, ज़रा देखो तो, लेकिन इतना भी रियलिस्टिक नहीं है, इसके अलग लॉसेस हैं, इसीलिए कहा गया कि फीफो मेथड और वेटेड एवरेज स्टॉक मेथड। नोट करें। हटा दे। सुने इधर, लॉसेस ऑफ मटेरियल। दो तरह से लॉसेस बांटे जा सकते हैं भाई, मटेरियल है तो लॉस तो होगा, और या तो रॉ मटेरियल का लॉस होगा या तो फिनिश्ड गुड्स का लॉस होगा। हमने ऐसे बांटा है, अदरवाइज केवल ये समझने के लिए है कि रॉ मटेरियल के लॉसेस दो तरह से हो सकते हैं और फिनिश्ड गुड्स में
जो मटेरियल का कंपोनेंट है, मटेरियल कंपोनेंट, उसका लॉस हो सकता है। होगा तो पूरा, लेकिन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग, तो मटेरियल चाहे रॉ मटेरियल का नुकसान हो, चाहे वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का, अगर इस पेन का नुकसान हो गया तो इसमें जो मटेरियल लगा है वो भी तो नुकसान हुआ। तो इन टोटालिटी दो तरह से बांटे जा सकते हैं रॉ मटेरियल के लॉसेस, और दो तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं हमारे फिनिश गुड्स के लॉसेस। स्क्रैप, सैल्वेज, डिफेक्टिव, स्पॉइलेज। बोलो, या इसको हम कह सकते हैं वेस्ट, स्क्रैप, डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बन रहा है, रॉ मटेरियल आया, मैदा, आटा, जो फ्लोर होते हैं वो आया मेरे पास, और मुझे उससे कुछ सामान बनाना है, पापड़ बनाने का काम है मेरा। अब जाहिर सी बात है सामान निकालेंगे, पापड़ के लिए आटा निकालेंगे, तो आटा इतनी आसानी से निकालेंगे कि उस ज़मीन पर कहीं न गिरे एक बूंद भी। ऐसा होता है क्या? अरे जहाँ 100 वर्कर काम कर रहे हो वहाँ थोड़ा बहुत गिरेगा ही, और नहीं गिरेगा तो एक दूसरे के ऊपर होली खेलेंगे सब, वो नुकसान होता है। अब ऐसा नहीं कि शाम को झाड़ू लगाया, उसको छाना और फिर से डाल दिया बोरे में, वो पॉसिबल, दैट इज द 100% लॉस। ये आपका वेस्ट है। अगर आप उस चीज का दोबारा यूज नहीं कर सकते, या अगर आप उसको सेल नहीं कर सकते, तो दिस इज योर वेस्ट। फ्यूल यूज होता है, लकड़ियां यूज होती हैं, नहीं होती? होती हैं। मटेरियल को बड़ी सी एक कढ़ाई होती है, उसमें आग लगाया, लकड़ियां लगाई, ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह यूज़ किया। जब सामान बन जाता है तो हम वापस लकड़ी को निकाल लेते हैं, फिर अगले दिन लकड़ी को डालते हैं, फिर आग लगाते हैं। हाँ, उस एक ही लकड़ी से हमारा साल भर काम चलता है। हाँ है? अच्छा, राख में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? और राख को मार्केट में बेचोगे तो बर्तन धोने वाले सब आकर खरीद कर जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। वो जमाना लद गया। अब हम लोग एवन उस चीज़ को हटाने के लिए पैसा खर्च करते हैं कि भैया ये राख हटाओ, झाड़ू लगाओ, ये लो 50 रुपये। यानी वेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है रॉ मटेरियल की, जिसको हटाने के लिए उल्टा पैसा खर्च करना पड़ता है। उसकी कोई रिकवर्ड वैल्यू नहीं होती, रिकवरी वैल्यू नहीं होती। वी कैन नॉट रिकवर एवन अ सिंगल पेनी आउट फ्रॉम देम, बट वी हैव टू इनकर अ एक्सपेंडिचर टू रिमूव इट, टू क्लीन इट। हाँ या ना? हमको उल्टा पैसा खर्च करना पड़ता है उसको साफ करने के लिए। तो ये वो है, इसको कहते हैं वेस्ट। अब मान लो 5 किलो आटा नीचे गिर गया, क्या गिरे रहने दें या झाड़ू लगा दें? नहीं, क्या करें? अरे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते दोबारा, कम से कम गाय या जानवरों के रख लीजिए किनारे, बेच देंगे। कोई आएगा तो भैया 2 ही रुपया दे दो, 10 ही रुपये दे दो। तो ये वेस्ट नहीं है तो लॉस, लेकिन इसकी रिकवरी वैल्यू है। रॉ मटेरियल का ही नुकसान है, लेकिन इसका कुछ न कुछ रिकवरी वैल्यू है। लकड़ियां जल करके राख भी बनती हैं, और लकड़ियां जल करके कोयला भी बनती हैं। तो अगर कोयला बन गई, हमारे लिए फर्दर यूज नहीं है, वी कैन सेल देम आउट। दिस इज योर स्क्रैप। बात समझ में आई? तो यहां कोई रिकवरी वैल्यू नहीं, उल्टा रिमूवल कॉस्ट लगती है, इसकी कुछ ना कुछ रिकवरी वैल्यू होती है। फिनिश्ड गुड्स, अब ये सामान बन करके निकला हमारा, 2 तरह से निकल सकता है। एक तो एकदम फिनिश्ड गुड्स, और यहाँ इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए। अब सामान तो मशीन से निकल रहा है, ओवरहीट हो गई मशीन,
अब ओवर हीट हो गई तो प्लास्टिक इसकी बाहर ऐसे ऐसे निकल आई, थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें चिपक गई, जो चीज़ अंदर रह जाती थी मशीन में अब उसमें लग गई। अब ये बाहर पेन मेरे सामने पड़ी हुई है, क्या इसको फेंक दें या इसकी सफाई करवा कर इसको फिनिश गुड्स बनाएं? सफाई हो सकती है आराम से, तो तुरंत इसको साफ करेंगे, वो प्लास्टिक जो एक्स्ट्रा लगी है हटाएंगे, पता ही नहीं चलेगा ये बढ़िया है ये बढ़िया, लगेगा दोनों एक जैसी। दुकानदार के पास गई, अब इसको साफ करने में अठन्नी लग गई मान लो, तो दुकानदार जब बेचेगा तुम आए खरीदने, कितने की है, तो मैं कहूँगा ये 5 रुपये की, ये 5.5 रुपये की, तो तुम कहोगे भाई ये 5.5 की क्यों है, तो दोनों एक ही लग रही हैं। तो मैं कहूँगा ये ख़राब हो गई थी ना, तो खराबी दूर की तो 50 पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, अब खराब वाला सामान तुम क्यों लोगे, तो वो कॉस्ट कभी इस पर चार्ज नहीं की जाती। हाँ, लेकिन पेन को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा करके सही किया जा सकता है, दैट इज नोन डिफेक्टिव, मीन्स बाय इनकरिंग द एक्स्ट्रा कॉस्ट either in the form of material, labor or overhead, we can improve it, we can rectify the defect, we can rectify the defect, हमारा सही हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, लेकिन ये कंपनी को अपनी जेब से देना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। स्पॉइलेज की बात करते, कहते हैं तुमने तो अपनी लाइफ ही स्पॉइल कर दी। अब मान लो पेन ऐसे निकल गई, ऐसे मुड़ी हुई, कैसे इसको सही कर सकते? पॉसिबल नहीं, ये स्पॉइल हो गया है, यानी अब इस खराब पेन में जो मटेरियल लगा है वो तो हमारा स्पॉइलेज हो गया। क्या हो गया? स्पॉइलेज हो गया। अंतर समझ में आया? पक्की बात है, कोई दिक्कत है? ये 4 तरीके के हमारे मटेरियल के लॉसेज होते हैं, रॉ मटेरियल से रिलेटेड वेस्ट एंड स्क्रैप, एंड फिनिश गुड से रिलेटेड डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए, नहीं तो आपका बेस चीज़ सारा का सारा ओवर। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? पक्का? थैंक यू बच्चों।